जय हिंद बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। आप इन प्रश्नोत्तरों को सुने, देखें, समझें एवं अपनी कॉपी में नोट करें, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। पहला प्रश्न, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप के द्वारा इसे सिद्ध कीजिए। हम जानते हैं कि अल्कोहल एवं ग्लूकोज जो होते हैं यौगिक, इनमें हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन अम्ल की तरह ये इनका वर्गीकरण नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, लेकिन अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। तो इसका एक प्रैक्टिकल है जो आप लोग करके देखिए। ये सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसे आपको समझना है कि किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, आप एक बीकर लेना है। सबसे पहले एक बीकर लेंगे और बीकर में क्या करेंगे, एक कॉर्क लेंगे। ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, एक कॉर्क है। कॉर्क लेंगे, कॉर्क में दो कील लगाएंगे। ये दो कील, ये देखिए एक कॉर्क हमने लिया, कॉर्क में हमने क्या किया, दो कील लगाया। और दो कील लगाने के बाद इसे हम क्या करेंगे, इनके जो ये दो कील जो हैं इनको हम 6 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ देंगे। देखिए, ये 6 वोल्ट की एक बैटरी से, ये कील को हमने जोड़ दिया है किससे, ये 6 वोल्ट की बैटरी। ये देखिए 6 वोल्ट की बैटरी से यहाँ हमने जोड़ दिया है। इधर एक ये टर्मिनल, दूसरा ये, इन दोनों को हमने जोड़ दिया है। साथ में हमने यहाँ क्या लगा दिया है, बल्ब और स्विच भी लगा दिया जाए। 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ रहे हैं और इसके साथ ही इसमें हमने बल्ब एवं स्विच भी लगा दिया है। अब बल्ब एवं स्विच लगाने के बाद इसमें क्या करेंगे, हम इस बीकर में हम डाइल्यूट HCl अम्ल डालेंगे। लगभग 100 ml क्या करेंगे, इसमें डाइल्यूट HCl हम डालेंगे इस बीकर में। और डाइल्यूट HCl डालने के बाद हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऑन करेंगे और ऑन करने पर देखेंगे तो यहाँ ये बल्ब जो है वो जलेगा। बल्ब क्या होगा, बल्ब जल जाता है। अब हम यहाँ डाइल्यूट HCl की जगह पे डाइल्यूट H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उपयोग कर सकते हैं। जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का भी उपयोग करेंगे तो देखेंगे यहाँ कि ये बल्ब जलेगा। क्यों? क्योंकि जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है वो जो पानी में घुलता है तो आयनित होता है, और आयनित होने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। आयनित होने की वजह से ही यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब यही प्रैक्टिकल हम यहाँ करें, सब कुछ यही रहेगा। बस ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमने डाइल्यूट HCl डाला था, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ग्लूकोज का सॉल्यूशन हम यहाँ डालेंगे। किसका? ग्लूकोज का सॉल्यूशन या अल्कोहल, इन दोनों को हम यहाँ डालेंगे। अब जब हम यहाँ ग्लूकोज या अल्कोहल का उपयोग करेंगे और उसके बाद हम यहाँ स्विच ऑन करेंगे, पूरी प्रक्रिया वैसे ही करना है। यहाँ सिर्फ ग्लूकोज या अल्कोहल का उपयोग करना है। कॉर्क रहेगा, कॉर्क में दो कीलें लगी रहेंगी और ये 6 वोल्ट की बैटरी से यहाँ जुड़ा रहेगा। उसके बाद जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ बल्ब नहीं जलेगा। अब बल्ब क्यों नहीं जलेगा? क्यों? क्योंकि ग्लूकोज या अल्कोहल जो है वो आयनित नहीं होते हैं। आयनित नहीं होंगे तो हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे, और आयनित ना होने की वजह से ये इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा कब प्रवाहित होगी? जो आयन होते हैं वही वाहक होते हैं। तो जब आयनित ही नहीं होगा तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगी? इसलिए ध्यान रखेंगे। ये प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल बहुत सिंपल है। एक बीकर लेते हैं, बीकर में कॉर्क लेते हैं, कॉर्क में दो नेल्स या दो कील लगा देते हैं और ये दोनों कील का
को किससे जोड़ देते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, साथ ही इसमें बल्ब और स्विच भी लगा देते हैं, जिससे हमको पता चले कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। जब स्विच ऑन करेंगे तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यह बल्ब जल जाएगा, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल वाले मामले में यह बल्ब नहीं जलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह प्रैक्टिकल आप आसानी से कर लेंगे। चलिए आगे देखें। आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा का जल होता है? तो इसका मुख्य कारण क्या है? आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं। आश्रित जल में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होते हैं जो कि विद्युत के वाहक होते हैं, इसलिए आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर वर्षा जल में कुछ अम्ल की मात्रा मिली होती है, इसमें वर्षा के जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, अम्ल का निर्माण हो जाता है, और ये अम्ल की मात्रा जो होती है इसी वजह से इसमें हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है और यह वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? तो इसका कारण है जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं जो अम्लीय व्यवहार का कारण है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होता है। जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं, इसलिए जब हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होगा, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं होगा, तो वह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। अर्थात अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसमें हाइड्रोजन आयन का निर्माण हो, और जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होगा। 5 विलयनों ABCD एवं E की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से जांच की जाती है, तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। अब आपको बताना है कौन सा विलयन उदासीन है, कौन सा विलयन प्रबल क्षारीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है, कौन सा दुर्बल अम्लीय है और कौन सा दुर्बल क्षारीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको पहले pH स्केल समझना होगा, जो आप समझ चुके होंगे। pH स्केल यहाँ शॉर्ट में मैं आपको अभी बता रहा हूं, और इसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसे समझेंगे तभी आप इसका उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। तो आप यहाँ देखिए, ये है pH स्केल, इसमें बीच में है 7 के नीचे इधर 0 तक 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और 7 के ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 तक। अर्थात बीच में 7 होता है जो कि उदासीन होता है और जल का होता है। शुद्ध जल का कितना pH मान होता है? 7 होता है। उदासीन होता है 7 से कम जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, 7 से ज्यादा जिनका pH मान होता है वो क्षारीय होते हैं। अब यहां एक चीज पूछा है, प्रबल और दुर्बल। तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, प्रबल और दुर्बल कब होते हैं? ये प्रबल कौन होगा, दुर्बल कौन होगा? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जैसे ही हम 7 से नीचे की ओर जाते हैं, ये देखिए 7 से नीचे की ओर जा रहे हैं, कहां तक? 0 तक जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे प्रबलता बढ़ती जाती है। ध्यान रखेंगे, प्रबलता बढ़ती जाएगी। 7 से नीचे जाएंगे तो ये प्रबलता किसकी बढ़ेगी? अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। ये ध्यान रखेंगे, किसकी बढ़ेगी? अम्ल की प्रबलता बढ़ती जाएगी। और इसके अलावा इधर जब आगे की ओर जाएंगे, कहां? 7 से आगे की ओर जाएंगे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जाएंगे तो किसकी प्रबलता बढ़ती जाएगी? क्षारक की प्रबलता बढ़ती जाएगी। ध्यान रखेंगे, यहां किसकी प्रबलता? क्षारक की प्रबलता बढ़ती जाएगी यहां। तो ये चीज आपको पहले समझ लेना है। अब यहां प्रश्न पूछ रहा है कि ABCDE इतने हैं, एक 4, 1, 11, 7 और 9 हैं, तो इनमें से उदासीन कौन है?
तो सबसे पहला उत्तर हमको देना है उदासीन कौन है। तो उदासीन होता है जो 7 है, वह क्या होगा, उदासीन होता है। तो 7 किसका पीएच मान है, 7 पीएच मान है डी का। तो यहाँ डी हो जाएगा। उदासीन किसका है, तो देख लेंगे हम किसका पीएच। ए का पीएच कितना है, ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 11 है, डी का 7 है और ई का 9 है। तो अब आप यहां से बता सकते हैं डी का 7 है, अर्थात डी क्या है, उदासीन है। तो विलयन डी उदासीन है, जिसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। अब दूसरा बताना है हमको प्रबल क्षारीय। तो देखिए यहां पर हमारे पास 2 क्षार हैं। क्षार मतलब जिनका पीएच मान 7 से अधिक हो। तो 7 से अधिक किसका पीएच मान है, सी का 11 है और ई का 9 है। सी का 11 है और ई का 9 है। तो प्रबल कौन होगा, जैसे जैसे हम आगे की ओर इधर बढ़ते जाएंगे तो ये प्रबलता बढ़ती जाएगी। तो 2 है हमारे पास, 9 और 11। ये 9 किसका है, ई का है, और 11 किसका है, सी का। अब आप इन दोनों को देख के बताइए प्रबल कौन होगा। तो प्रबलता बढ़ती जाती, जैसे जैसे इधर संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्षार में प्रबलता बढ़ती जाएगी। तो ज्यादा प्रबल होगा सी और कम होगा ई। तो प्रबल क्षारीय कौन सा है, सी है। ये सी प्रबल क्षारीय है। तो विलयन सी प्रबल क्षारीय है, इसका पीएच मान कितना होगा, 11 होगा। ध्यान रखेंगे इसका पीएच मान 11 दिया हुआ है। तो ये प्रबल क्षारीय है। मतलब क्षार में जितनी ज्यादा संख्या होगी वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। अम्ल में उल्टा होता है, अम्ल में जितनी कम संख्या होगी, पीएच मान की संख्या जितनी कम होगी वह उतना ही प्रबल होगा। अब अगला प्रश्न, प्रबल अम्लीय कौन सा है। तो अम्लीय देखिए, अम्लीय मतलब 7 से नीचे का पीएच मान। तो 2 है यहां, ए और बी। ए का 4 है, ए का कितना है, 4 है पीएच मान, और बी का कितना है, 1 है। बी का 1 है, ये बी है। अब ये देखिए, अब प्रबल कौन होगा। तो अम्ल में बताया कि अम्ल में जैसे जैसे इधर जाते हैं यह संख्या कम होती जाती है, उसकी प्रबलता बढ़ती जाती है। तो 4 अर्थात ए कम प्रबल होगा, 1 अर्थात बी ज्यादा प्रबल होगा। तो प्रबल अम्लीय कौन है, प्रबल अम्लीय है बी, अर्थात पीएच इसकी कितनी है, पीएच संख्या है 1। इधर जैसे जाते जाएंगे प्रबलता बढ़ती जाएगी। अगला विलयन, अब दुर्बल अम्लीय पूछ रहा है। दुर्बल अम्लीय कौन है। तो प्रबल अम्लीय तो 1 हो गया, पीएच संख्या 1, और दुर्बल अम्लीय होगा ए, जिसकी पीएच संख्या कितनी है, 4 है। तो ये है दुर्बल अम्लीय। अब पूछ रहा है लास्ट, दुर्बल क्षारीय कौन है। तो दुर्बल क्षारीय यहां देख लीजिए, दुर्बल क्षारीय यहां कौन होगा, ई होगा। टोटल 2 अम्ल दिए गए हैं, 2 क्षार दिए गए हैं, 1 उदासीन दिया गया है। अब ये जो उदासीन है ये कौन सा है, उदासीन हमेशा 7 अर्थात शुद्ध जल का होता है। इधर ये जो है ये अम्लीय है, इधर क्षारीय है। अब यहां कोई भी संख्या आ जाए, किसी भी तरीके से प्रश्न आ जाए, तो आपको इसका उत्तर दे देना है। किस आधार पर, यहां इनके प्रबलता के आधार पर। अम्ल की प्रबलता इधर बढ़ती है 0 की तरफ, और क्षार की प्रबलता किधर बढ़ती है, 14 की तरफ बढ़ती है। तो जो जितना आगे जाएगा वो उतना प्रबल होगा, और इधर भी जो जितना आगे जाएगा 0 की तरफ वो भी उतना प्रबल होगा। चलिए अगला प्रश्न, परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा परख नली बी में एसिटिक अम्ल डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा एवं सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों होगा। तो यहाँ 2 चीजें हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है एसिटिक अम्ल। इन दोनों में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वह प्रबल है, वो बहुत ज्यादा प्रबल है। किसकी तुलना में, एसिटिक अम्ल की तुलना में। तो जो ज्यादा प्रबल है वह ज्यादा अधिक
अभिक्रिया करेगा, क्रिया करेगा तेजी के साथ, और जो कम है वो कम। तो परखनली ए में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो एसिटिक अम्ल से बहुत अधिक प्रबल है। ये प्रबल अम्ल है। एसिटिक अम्ल तुलनात्मक रूप से दुर्बल अम्ल है, इसलिए जो प्रबल है वह अधिक तेजी से बुदबुदाहट के साथ अभिक्रिया करेगा। अगला प्रश्न, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। हमें पता है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। 6 क्या है? 6 जो 6 है वह अम्लीय होता है। अब 6 भी अम्लीय है, लेकिन दही बन जाने पर क्या होगा? उसका पीएच मान और कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दही में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, अम्ल होता है। दही अम्ल है, तो जब अम्ल है तो उसमें दूध की तुलना में हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण क्या होगा? बढ़ जाएगा। दूध की तुलना में जब दूध दही बन जाता है तो दही बनने पर उसमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ जाएगा। इसलिए जो ताजे दूध का पीएच मान 6 है तो जो दही होगा उसका पीएच मान 6 से भी कम होगा और उसमें हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण बढ़ जाएगा। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ताजा दूध के पीएच के मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? दूसरा प्रश्न है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो क्या करता है ग्वाला? ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। बेकिंग सोडा मिलाने से क्या होता है? 6 से बदलकर 6 पीएच मान अम्लीय है, अब इसको थोड़ा सा क्षारीय वो बना देता है। क्षारीय इसलिए बना देता है ताकि दूध अधिक समय तक प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे, इसलिए वह उसे क्या करता है? क्षारीय बना देता है। दूसरा, अब ये जो क्षारीय दूध है इसको दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इसको दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि बेकिंग सोडा मिले दूध का पीएच मान साधारण दूध के पीएच मान से क्या होता है? अधिक होता है, अर्थात क्षारीय होता है। प्रारंभ में जो लैक्टिक अम्ल बनेगा, जो दूध से दही बनने की प्रक्रिया है, उसमें जो शुरू में अम्ल बनेगा उसका उपयोग कहां हो जाएगा? क्षार को उदासीन करने में हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्षार हमने मिला दिया था। तो उस क्षार को न्यूट्रलाइज करना है, उदासीन करना है, तो वो उदासीन कौन करेगा? अम्ल करेगा, और जो अम्ल बनेगा वही करेगा। शुरू में जो अम्ल बना वह क्या करेगा? वह क्षार को उदासीन करने में उपयोग में आ जाएगा, और जब वह उदासीन हो जाएगा उसके बाद जब अम्ल का निर्माण होता है वह दूध को दही में बदलता है। अर्थात थोड़ा सा समय लगेगा, और ये जो समय लगेगा क्या करने में लगेगा? ये समय लगता है जो हमने क्षार मिलाया था उस क्षार को उदासीन करने में। तो जब क्षार उदासीन हो जाएगा उसके बाद फिर दूध से दही के निर्माण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग अच्छे से जानते हैं। इसको आप लोगों ने कहाँ देखा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां होती हैं, और सबसे अच्छा आपने इसे देखा होगा जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है ऊपर, वो क्या होता है? वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही होता है, अर्थात यह नमी या जल वाष्प के संपर्क में आता है तो यह क्या करता है? जल को अवशोषित कर लेता है और जम जाता है। किस में बदल जाता है? यह कठोर जिप्सम में बदल जाता है और जम जाता है। इसलिए हम चाहें कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जमे ना, कठोर जिप्सम में ना बदले, तो इसे एयर टाइट करके रखा जाता है, बर्तनों में रखा जाता है, आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है, जिससे कि यह नमी या जल वाष्प के संपर्क में न आए। क्योंकि नमी या जल वाष्प के संपर्क में आने पर यह क्या होगा? कठोर हो जाएगा, जम जाएगा, जिप्सम में बदल जाएगा और हमारे काम का नहीं रहेगा। हम उसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि उसे हम आर्द्ररोधी बर्तन में रखें, उसे नमी या जल वाष्प से बचाएं।
इसका फॉर्मूला देखिए, CSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। CSO4 हाफ H2O किसका सूत्र है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। 1.5 H2O ये जल है, दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? CSO4 2H2O अर्थात जिप्सम का निर्माण होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस आर्द्रताग्राही है, जल और वाष्प के साथ जल्दी क्रिया करता है और जिप्सम में बदल जाता है। अगला प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अर्थात अम्ल एवं क्षार आपस में मिलेंगे, इनके बीच में परस्पर अभिक्रिया होगी और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। प्राय हमने देखा है कि जब कभी एसिडिटी हमारे पेट में एसिडिटी बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है, तो हम लोग इनो वगैरह लेते हैं। ये क्या है? इनो जो है वो क्षार होता है। यह क्षार हमारे पेट में जाके अम्ल को उदासीन करता है। इन दोनों के बीच में उदासीनीकरण की क्रिया होती है और अम्लीयता कम हो जाती है। इसका उदाहरण देखें, NaOH प्लस HCl, क्षार और अम्ल मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया उदासीनीकरण है। उदाहरण है NaOH प्लस HCl, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड बनाते हैं और जल का निर्माण होता है। दूसरा, COH का ट्वाइस H2SO4 CaSO4 प्लस H2O, ये दूसरा उदाहरण है। क्या बनता है यहाँ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को उदासीन करते हैं। कैल्शियम सल्फेट का निर्माण होता है और जल का निर्माण होता है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। सबसे पहले धोने का सोडा जो है उसका सूत्र Na2CO3 10H2O है और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो धोने का सोडा वही जो हम लोग घर में उपयोग करते हैं, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है और घरों में साफ सफाई के लिए होता है। ये 2 काम है इसके धोने का सोडा का। इसके अलावा बेकिंग सोडा तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम है, रासायनिक नाम, और NaHCO3 इसका सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ होता है? बेकिंग पाउडर बनाने में होता है, जो हम लोग मीठा सोडा के रूप में उपयोग करते हैं। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में एवं एंटी एसिड के रूप में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा इसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। पहले हमें शब्द समीकरण लिखना है और फिर संतुलित समीकरण लिखना है। शब्द समीकरण में हमें जो सूत्र होते हैं उनका उपयोग नहीं करना होता है, शब्दों का सिर्फ उपयोग करना होता है कि उसमें कौन कौन से क्रिया कारक है और कौन से उत्पाद का निर्माण हो रहा है। इन्हें सिर्फ हमें शब्दों में लिखना होता है, उनका नाम लिखना होता है। जैसे पहला है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ क्रिया करता है। तो यहाँ 2 चीजें हो गई क्रिया कारक के रूप में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक। तो इन दोनों को लिख देना है हमें, दानेदार जिंक प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये दोनों क्रिया कारक हो गए। अब इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के अभिक्रिया से किसका निर्माण होगा? तो जिंक सल्फेट का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये है शब्द समीकरण। अब इसी को हमें संतुलित समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसमें हमको अब सूत्र का उपयोग करना होगा। तो दानेदार जिंक या जिंक का फॉर्मूला Zn, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यहाँ इन दोनों की क्रिया और किसका निर्माण हुआ? जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये इसका संतुलित समीकरण हो गया। संतुलित समीकरण के बारे में आप अध्याय 1 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ 2 चीजें हो गई,
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और मैग्नीशियम। तो यहाँ मैग्नीशियम पट्टी भी लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं मैग्नीशियम, उसके बाद ब्रैकेट में नीचे लिख देंगे पट्टी। तो मैग्नीशियम मेन क्या है, मैग्नीशियम और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो अब ये शब्द समीकरण हुआ। शब्द समीकरण के बाद इसका संतुलित समीकरण लिखना है। तो मैग्नीशियम के लिए Mg, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए HCl, तो 2HCl संतुलित किए हैं इसको, बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हो गया दूसरा। तीसरा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। क्या क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और एल्युमिनियम चूर्ण, तो ये दोनों क्रिया कारक हो गए। एल्युमिनियम चूर्ण लिखेंगे प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लिखेंगे, दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट का निर्माण होगा। अब एल्युमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, ये शब्द समीकरण हो गया। अब इसे संतुलित समीकरण के रूप में, तो 2Al एल्युमिनियम के लिए Al और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए H2SO4 बना क्या, ये एल्युमिनियम सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस निकली। इन दोनों को यहां संतुलित किया गया, तो एल्युमिनियम के साथ 2 और H2SO4 के साथ ये 3। इस तरीके से इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। क्रियाकारक और अभिकारक दोनों क्या होने चाहिए, क्रियाकारक और उत्पाद। क्रियाकारक और उत्पाद, क्रियाकारक मतलब जो क्रिया में भाग ले रहे हैं, और उत्पाद अर्थात जिसका निर्माण हो रहा है। तो क्रियाकारक और उत्पाद दोनों क्या होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। अगला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या इसका, ये लोहे के चूर्ण या लोहे का रेतन प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिले, किसका निर्माण हुआ, आयरन क्लोराइड का, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो ये Fe प्लस 2HCl दोनों मिलके FeCl2 बनाए और हाइड्रोजन गैस निकली। तो यहाँ ये इसका नीचे संतुलित समीकरण दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसे संतुलित समीकरण और शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। आशा है आपको ये प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। आप इन्हें लिखें, सुने और परीक्षा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।